आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। प्रोग्राम के फॉर्मेट को आज बवजूद मैंने चेंज किया है। पहले सेगमेंट में जिसमें हम फतवा वगैरह दिया करते हैं, आज उससे एहतराज़ करते हुए हमारे गेस्ट की तबीयत भी ठीक नहीं है, आप विंडो में देख भी चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामरान टिसोरी साहब। लिहाजा इनकी नासाजी तबाह का ख्याल रखते हुए और प्रोग्राम की एक्सक्लूसिवनेस को मद्देनज़र रखते हुए बजाय किसी फॉर्मल इंट्रो के मैं डायरेक्ट कामरान साहब की तरफ आऊँगा। कामरान साहब, बहुत खुशामदीद आपका। दूसरी बात ये कि आप स्ट्रेट बात करता हूँ, फारूक सत्तार साहब इतनी सारी मामलात के बावजूद अचानक उठ करके और आपको नो लिफ्ट का बोर्ड दिखाए हुए वहाँ चले गए, कि मुझे ऐसा लग रहा है या प्रैक्टिकली ऐसा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फ़ारूक सत्तार भाई पहले भी बहुत दफ़ा हैदराबाद जाना चाहते थे, लेकिन कोई ना कोई वजह उनके सामने आती रही, शराइत आती रही। लेकिन जब हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि वही कन्वीनियर हैं, तो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई हमारी दो बाजियों के साथ तशरीफ़ ले गए हैदराबाद और वहाँ जाकर उन्होंने बात भी की। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये ज़रूर फ़ील हुआ और हमारे कारकुनान को भी हुआ और कराची की शहरियों को और ख़ास तौर मीडिया के दोस्तों को भी हुआ कि जब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हैदराबाद आ गए थे तो कम से कम वहाँ पर मौजूद राब्ता कमेटी को ये ज़रूर कहना चाहिए था कि फ़ारूक भाई, आप अब हमारे सरबराह हैं और आप सरबराह की हैसियत से ही आज से ही काम शुरू करें। पहले ही हमारा इतना टाइम ज़ाया हो गया और लोग हमारी इस नाइतफाकी और तकसीम से टाइम उनका तो नहीं, टाइम तो उन्होंने पब्लिक का ज़ाया किया। दूसरा, आमिर खान की जो बॉडी लैंग्वेज इस वक्त तस्वीर में भी नज़र आ रही है, मुख्तलिफ अखबारात की जीनत बनी है ख़बरें भी, कि ये तो एहसान कर रहे हैं वो फ़ारूक सत्तार साहब पे, और फ़ारूक सत्तार साहब भी उनकी तरफ जो है वो देखते हुए कतरा रहे हैं। ये जब इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होगी तो महाजिर अवाम का क्या होगा? ये जो महाजिर कॉज है जिसकी बात की जाती है, वो जो पतंग उड़ाने की बात की जाती है, वो तो सद्दी जाएगी पूरी याद से। मैं समझता हूँ कि मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था। आमिर भाई वहाँ मीटिंग में मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद वो नज़र नहीं आए, शायद रश था या किसी वजह से उन्होंने अवॉइड किया हो। लेकिन आफिन अगर ये इसको इस तनाजुर में भी ले लिया जाए कि वो नहीं मिलना चाह रहे थे, फ़र्ज़ कर लें, हम किसी चीज़ पर शक नहीं करते या शक करके देख लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई, पूरा पाकिस्तान कह रहा है, पूरा मीडिया कह रहा है कि बल्कि एक निजी प्रोग्राम में फैसल सब्ज़वारी भाई से शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि कोई भी कदावर शख्सियत हैदराबाद में नहीं है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें दिल से फ़ारूक सत्तार भाई को गले लगाना चाहिए। ये उनकी या किसी और की मंशा नहीं होनी चाहिए कि दूरियां हों या दिल से ना लगाएं, क्योंकि ये महाजरों के MQM पाकिस्तान के फ्यूचर से मुंसलिक है। 2018 दूर नहीं है, बहुत करीब है। अगर यही सिलसिले चलते रहे तो फिर हम शायद उस मैंडेट से हाथ खो बैठेंगे। आप फरमाते हैं फ़ारूक सत्तार को सरबराह ना बनाया तो बहादुराबाद दफ्तर पर कब्ज़ा कर लेंगे। फिर आपने इस्तीफ़ा देने का ऐलान भी किया एक TV प्रोग्राम में। इस्तीफ़े का क्या हुआ वो तो ज़ाहिर है, आप मेरे प्रोग्राम में बाकायदा MQM पाकिस्तान के एक सीनियर रहनुमा की हैसियत से बैठे हैं, उसका तो मैं पूछूंगा नहीं। लेकिन ये बहादुराबाद दफ्तर पर कब्ज़े का ख्वाब अचानक आपके जहन में क्यों कर आया, और आमिर खान साहब इस ख्वाब का क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? उनकी बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ही नेगेटिव है। मैंने ये लफ्ज़ कब्ज़े का इस्तेमाल नहीं किया, ये मिस कोड हुआ है, गलत कोड हुआ है। बदामी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर तकसीम बचती है MQM पाकिस्तान में तो आप अगर ये कह दें कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ तो वो फ़ारूक सत्तार को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा अगर मैं दे दूं तो वो एक्सेप्ट करेंगे? कहते हैं कोई वजह नहीं रह जाती, क्योंकि वो तो हमेशा सिर्फ एक ही बात कहते हैं कामरान टिसोरी। तो मैंने कहा बदामी जाओ, मैंने दिया इस्तीफ़ा। तो दूसरे दिन उन्होंने फैसल सब्ज़वारी भाई को अपने प्रोग्राम में लिया, लेकिन उन्होंने कोई खातिर ख़्वाह वो जो जिस तरह मैंने इस्तीफ़ा दिया था वैसे ही उन्होंने फ़ारूक सत्तार भाई को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मीटिंग करेंगे, देखेंगे। हम पहले भी कहते रहे, हो सकता है नियतन कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि दूसरे दिन कारकुनान, साथी, हमदर्द जो ये समझ रहे हैं कि कामरान भाई के साथ ज़्यादती हो रही है, वो हमारे साथ आके खड़े हुए, उनको निशाना बनाया जा रहा है, वो मेरे घर आ गए और उनके साथ साथ मीडिया भी वहाँ पहुँच गया, जबकि मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। उसमें कारकुनों की
सिर्फ एक ही, ना वो पानी पी रहे थे ना वो बैठ रहे थे, वो कह रहे थे हमें आप अपने मुंह से एक दफ़ा कहें कि इस्तीफ़ा नामंजूर। मैंने बहुत समझाया, मीडिया की आंख ने देखा, बहुत समझाया, आपके चैनल ने भी दिखाई। फाइनली फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि 24 घंटे का टाइम दें। अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था, मैंने कहा 24 घंटे का टाइम हम देते हैं बादराबाद के दोस्तों को। मैंने रिज़ाइन किया हुआ है, उस 24 घंटे में वो फ़ारूक सत्तार भाई को एज ए सरबराह अनाउंस कर दें तो मैं फिर पीछे हट जाता हूँ। तो अगर 24 घंटे में नहीं करेंगे तो फिर मैं कारकुनों के साथ खड़ा हूँ। और फिर हम, उन्होंने कहा जी फिर हैदराबाद ऑफिस का क्या होगा? मैंने कहा वो कारकुनों का है, किसी का ज़ाती नहीं। सही है। हम वहाँ जाएंगे और भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, ये मेरे अल्फाज थे। तो शायद वो गलत कोट हुआ कि मैंने कब्ज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि शहरी इलाकों को हुकूक न मिलने पर एहतजाज करेंगे। ये इससे बड़ा लतीफ़ा इस सदी में तो मैंने नहीं सुना। एहतजाज करेंगे, ये पहले ये मारामारी से तो बाहर निकल आएंगे, ये तेरा वो मेरा, वो तेरा वो मेरा, मतलब एहतजाज की नौबत आएगी। फिर उनको अचानक ख्याल आया कि आवाम के मसाइल हम पर कर्ज़ हैं, इनके ऊपर तो और बहुत सारे लोगों का खून भी कर्ज़ है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई? फिर आपके बारे में भी एक कमेंट उन्होंने दिया था एक जगह बैठ करके, अगर आप उसकी वजाहत करें। वो तो कल उन्होंने एक प्रोग्राम में बिल्कुल कहा है, और मैंने फिर उनको एक मैसेज किया था। मैसेज के फ़ौरन बाद उनकी कॉल आ गई और मैंने उनसे बड़ा कहा कि मेरी फैमिलीज़ भी प्रोग्राम देखती हैं, आपने बहुत ही बिलो द बेल्ट बात की है। तो उन्होंने कहा प्रोग्राम ख़त्म कर मैं परेशान हो गया, मुझे दुख है और मैं आपसे और आपकी फ़ैमिली से इस पर माज़रत करता हूँ, माज़रत ख्वाह हूँ। तो मैंने उनकी बात कबूल कर ली। बड़े हैं, हमेशा मैंने उनको इज़्ज़त से ही खालिद भाई का है, उनको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई के बाद अगर कोई शख्सियत MQM पाकिस्तान में एक अच्छा नाम रखती है, गो के बहुत सारी बातें खालिद भाई के लिए भी लोग करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी वो बहुत अच्छे हैं और उनको आगे बढ़कर चीज़ें करनी चाहिए। अगर वो ये बातें कर रहे हैं कि MQM में ये सारी चीज़ें शहरियों के लिए हैं, तो मैं तो पहली बात उनसे आपके चैनल की तवज्जुह से कहूँगा कि ये भी हम करेंगे, आएँ आगे बढ़ें, फ़ारूक सत्तार भाई को दिल से गले लगाएं। उन लोगों को, माजर कौम के एक और चैम्पियन हैं आफाक अहमद साहब, लाइन्स एरिया में मलीर के इलाकों में लांडी में हुकूमत कर रहे हैं। छोटे मोटे जलसे से आवाम को हैरान करते रहते हैं, बल्कि परेशान करते रहते हैं। कम से कम मुझे तो परेशान कर रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में नहीं आ रहे। PIB बहादुराबाद की लगामें दूसरों के हाथ में हैं, उनकी लगाम कहाँ है? और ये तीनों लगामें अगर अलग अलग जगहों से ऑपरेट हो रही हैं या किसी एक ही जगह से ऑपरेट हो रही हैं, तो इस बीच में महाजिर आवाम कहाँ है? मैं ये समझता हूँ कि आफाक भाई बहुत अरसे से अपनी एक जमात चला रहे हैं। काफ़ी अर्सा उन्होंने जेल में भी गुजारा और बहुत लंबी जेल उन्होंने काटी है। एक नज़रिए की बुनियाद पर वो हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो शख्स भी कराची की आवाम से दिली हमदर्दी रखता है, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सिंध के शहरी इलाकों से मज़लूमों के लिए, उसको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये वो टाइम नहीं है आरफिन भाई कि मैं एक बयान देकर एक टीवी प्रोग्राम करके घर जाके सो जाऊं। ये रात और दिन जाग कर शहरी मसाइल कराची की, हम अभी तक सिर्फ अपने कारकुनों में फंसे हुए हैं, हम उससे बाहर नहीं आ रहे। हम ये नहीं सोच रहे कि जिन्होंने वोट देना है वो ये पूछ रहा है कि आखिरी 60 सेकंड है मेरे पास, मुझे ब्रेक पे जाना है। मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि आमिर खान साहब ने जो इतनी मेहनत की है और ये जो सारे मामलात हुए हैं, आपको लगता है कि फ़ारूक सत्तार साहब इज़ इन अ बेटर पोजीशन नाउ टू कोप विद द चैलेंज जो आमिर खान साहब उनके कंपेनियंस ने खड़ा किया है? मैं समझता हूँ कि आमिर खान भाई जो हैं वो पॉलिटिशियन तो नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, वो तंजीमी आदमी है, तंजीमी सोच रखते हैं और हर पार्टी के अंदर तंजीम एक उसकी बैकबोन होती है। वो तंजीम से हटकर अगर सियासी बातों में ज़िद पर आ जाएंगे और अपनी ज़िद को अपनी अना समझेंगे, तो मैं समझता हूँ वो अपना तो नुकसान करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वो पार्टी का, उसके कारकुनों का और कराची के लोगों का ख़ास तौर पे करेंगे। राइट नाजरीन, ये थे कामरान टिसोरी साहब, खुद ख़राबी तबीयत हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, जिसके लिए मैं इनका मशकूर हूँ। महाजिर कौम के मसाइल का हल किसके हाथ में है, इसका फ़ैसला आप पर छोड़ते हुए यहाँ मुझे जाना है एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो जो फॉर्मेट हमने आज डिस्टर्ब किया है उसको कंटिन्यू करेंगे। फतवे का सेगमेंट आ जाएगा, उस पर किस मौजूद पर बात होगी ये आप जानेंगे वक्फे में।
वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर, जो एक ऐसे वाक़े पर जो बहुत रीसेंट पास्ट में तो नहीं लेकिन काफ़ी अरसे पहले वक़ूफ़ पज़ीर हुआ था। ये अहवाल है यमन का। इसे आप यमन में ना सही यूरोप के किसी मुल्क का हाल समझ लीजिए। ये एक ऐसा इंसानियत सोज़ वाक़या है और एक ऐसा इंसानियत सोज़ वाक़े के बाद होने वाला अहवाल है इसका, कि जो हमारे माशरे में रोज़ाना, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने के बावजूद भी इसकी मिसालें देखी जाती हैं। यहाँ एक मोहम्मद अल मगरबी नाम का बंदा, ये जो अपनी तस्वीर में नज़र आ रहा है, इसने 3 साल की एक मासूम बच्ची को इस दरिंदे ने रेप किया और अपना जुर्म छुपाने के लिए इसने उसको मर्डर किया। अब ये अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह शकीउल क़ल्ब लोगों के लिए एक बड़ी आम सी बात है। पाकिस्तान में अल्लाह माफ़ करे ये ज़ैनब वाला जो केस था, इसके अलावा बहुत सारे और केसेस थे, भी आगे जाके इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये एक बड़ी आम सी बात थी। इसके बाद फिर केस दाखिल दफ्तर हो जाना, ये सारी चीज़ें वहाँ जो हुआ, पहले मैं उसकी बात करता चलूँ। यमन में इंसाफ में ताख़ीर नहीं की गई। ये उस बच्ची का बाप है जो ट्रेडिशनल लिबास में आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है। कोर्ट्स ने इस बंदे को गिल्टी माना, इसको सज़ा दी, इसको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा रहने की सज़ा दी। मौके पर इंसाफ हुआ, इंसाफ का कत्ल नहीं हुआ। इसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है, लेकिन कुछ मजबूरियों के सबब वो वीडियो हम नहीं चला सकते। मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि जितनी खुशी मुझे इस, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इस आदमी को मरते देख करके हुई है, शायद ही मुझे कभी ज़िंदगी में हुई हो। क्योंकि इस एक आदमी ने, मैं उस बच्ची को नहीं जानता, मुझे उस बच्ची का नाम, नसब, मसलक, मज़हब, फ़िरका, वो यहूदी था, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता। लेकिन इस बच्ची के बाप के साथ साथ मुझे भी उस वक्त करार महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे इंसाफ हुआ है। इस आदमी को उन्होंने वहाँ सरेआम पब्लिकली ज़मीन पे लिटाया और AK-47 या कौन सी वो अल्लाह जाने राइफ़ल थी, वो इसके दिल के मुकाम पे रख करके और 3 से ज़्यादा गोलियां दाग दी। तीसरी पे ये जहन्नम वासिल हो गया। उसके बाद ये किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ। हज़ारों लोगों ने इसको वाक़े को देखा, इसको सेल्फियाँ वगैरह बनाई। ये सब इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितने लोग इस वक्त इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं। उसके बाद इसकी लाश को निशान इबरत बनाने के लिए उन्होंने क्रेन से टांग दिया कि जो मजमा उसको उस वक्त ना देख सका मरते हुए, वो इसकी लाश को देखे। अब आप चले जाइए कि जी जुर्म से नफ़रत और मुजरिम से नहीं और फलाना ढिकाना, इस किस्म की मुनाफिकाना बातें जो हमारे यहाँ माशरे में आम है। जुर्म से नफ़रत, लेकिन मुजरिम से इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे काम आएगा, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान का अहवाल है, अब इस पर बात करूँगा तो फिर लंबी लाइन लग जाएगी। ये वाक़यात हमारी सोसाइटी का, अल्लाह माफ़ करे, हिस्सा है। नन्ही ज़ैनब का कत्ल, नन्ही ज़ैनब का कत्ल हाईलाइट हो गया। वो इमरान, वो कानून की गिरफ्त में आया कुछ अरसे के बाद और उस शख्स को सज़ाए मौत सुनाई गई। वो सज़ाए मौत पर अमल दरामद कब होगा? फिर उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज़ खड़ी हुई कि हम इसको पब्लिकली हैंग नहीं करेंगे, रूह तड़पेगी और लाश की बेहुरमती होगी और दिस दैट, और मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैसेज कन्वे करने के लिए। इस एक बच्ची को इंसाफ मिलना अभी बाकी है। यह है वो कचरे का ढेर जहां इस मासूम बच्ची की लाश मिली थी। उन 7-8 बच्चियों का क्या जो इसी से पहले अल्लाह मियाँ के पास चली गई? ये सवाल हमारे मुंसिफों को, हमारी सोसाइटी को, खुद हमें, मुझे और आपको सोचना है। ताज़ा तरीन वाक़या फैसलाबाद में एक 20-22 साला लड़की का हुआ है। आबदा मेरे ख्याल है उसका नाम है। ये रोड क्रॉस करती हुई इसकी फुटेज है, हर चैनल पे नशर हो रही है आजकल में। वो तो मासूम बच्ची थी, हमने उसको नहीं छोड़ा, अल्लाह माफ़ करे। ये बालिग खातून लड़की, इसको कुछ औबाशों ने अगवा किया, इसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और उसको नीम मुर्दा हालत में नहर में फेंक दिया और ये पानी में डूब कर जाँ भाग हो गई। 3 दिन के बाद इसकी लाश मिली। पुलिस के वही रिवायती हीले बहाने, शहबाज शरीफ साहब अपने पुल ऑफ फ्लाईओवर से अगर फुर्सत पाएंगे और राना सनाउल्लाह उनकी हर गलत को सही साबित करने से फुर्सत पाएंगे, तब इस तरफ भी देखेंगे। लेकिन ये देखिए कि वहाँ जो कुछ हुआ वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमल था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक हीनियस क्राइम को टैकल करने के लिए। और हमारे यहाँ क्या होता है, न्यू टाउन के इलाके में एक बच्चे को एक चौकीदार ने अपने सफाकी का, बर्बरियत का निशाना बना के उसको मार डाला। ये बंदा ट्रेस हुआ,
पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज इस मुल्क के एक अहम तरीन ओहदे पर बैठी हुई शख्सियत मोमबत्ती माफिया के साथ इसको प्रोटेक्ट करती रही। 5 साल तक इसकी हैंगिंग नहीं होने दी। पिछली गवर्नमेंट ने सिर्फ यूरोपियन यूनियन से ट्रेड के चक्कर में इसकी फांसी को टाले रखा। इल्ला के मैं तो यही कहूँगा अल्लाह की मार पड़ी और इस शख्स को अपने किए की सज़ा मिली। सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइम्स को या हीनियस क्राइम्स को करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स की ज़रूरत है या नहीं, इसका फैसला आप खुद कीजिए। यहाँ वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक नए मौजू पर एक नए मेहमान का तारुफ आपसे कराऊंगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और चूँकि MQM का आलमी दिन मना रहे हैं हम यहाँ इस स्टूडियो में, तो PSP से बात करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। वसीम आफ्ताब साहब सर, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें अपने वक्त से नवाजा। एक खबर बता रही है मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सत्तार को दोबारा मिलाने पर काम शुरू। ये काम कौन कर रहा है सर? देखिए मैं मिलाने पर तो मुस्तफ़ा भाई तो ख़ुद दावत दे रहे हैं सबको, किसी दूसरे की क्या ज़रूरत है। हम तो ख़ुद दावत दे रहे हैं कि भाई आइए मिलिए पाकिस्तान के लिए, इस शहर के लिए। अगर आप इस शहर से सिंसियर हैं, हमारे दरवाजे खुले, किसी को ज़रूरत नहीं, हम तो अलग ऐलान। तो उनको तो इतना बड़ा चैलेंज आमिर खान की सूरत में PIB बहादुराबाद, उससे तो पहले निकल लें। मैंने कहा ना ये सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है। हमारी दावत तो सबके लिए, सारे अच्छों के लिए और सारे गुनाहगारों के लिए कि भाई आइए मिल के साफ़ होइए पाकिस्तान के लिए, शहर के लिए। अच्छा, तो दावत देते देते अचानक ये कराची एयरपोर्ट की VIP लाउंज में क्यों मुलाकात हुई और उस मुलाकात को खुफिया रखने का क्या मकसद? नहीं ऐसा नहीं है आफिन भाई। देखिए मुस्तफ़ा का पहले से प्रोग्राम था कि उनको जाना था, ऐसी कोई इत्तफाक़ या मुलाकात। और देखिए ना, हम लोग वो नहीं है कि हम बोलेंगे छुप के मिलो। फारूक भाई वगैरह तो ज़रूर कहते हैं कि हम नहीं मिलते। हम तो जब मिलते हैं तो बिल्कुल हम यही माजी की जो तल्ख तरीन रवायतों उससे छुटकारा हासिल करने के लिए ज़रूरी है भाई कि इख्तलाफात होने के बावजूद भी अच्छी ज़रूरत है माशरे के लिए, हाथ मिलाया जाए, मिला जाए गम और खुशियों में। सियासी नज़रियात आपकी अपनी जगह हो, लेकिन हमें अच्छी बात करने की ज़रूरत है, अच्छा जेस्चर देने की ज़रूरत है। तो हम खुफिया मुलाकातों पर यकीन उस तरह नहीं रखते जिस तरह आप जिस तरफ जाना चाह रहे हैं। जो करेंगे इसको रिफ्यूट इस शहर के लिए जो भी बेहतर होगा करेंगे, खुल के भी करेंगे, छुप के भी करेंगे, अलग ऐलान करेंगे। शहर के लिए, मुल्क के लिए जो बेहतर होगा करेंगे। तो ये तासुर क्यों आ जाता है? जैसे ही व्हेन इट कम्स टू PSP हर आदमी जो है ना वो शशो पंच में पड़ जाता है। और यहाँ पे भी लोगों को मैंने यही देखा, यही एक सवाल उठ रहा है कि ऐसा लगता है कि दोनों रहनुमाओं फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल, इनकी बैरून मुल्क एक ही वक्त में रवानगी किसी ख़ास एजेंडे के तहत है। मुस्तफ़ा भाई तो उम्रा करने जा रहे थे, ये पहले से डिसाइडेड था, इत्तेफाक की बात होगी। अच्छा, मैं इससे हट कर एक बात कहूँ। देखिए आरफिन भाई, मसला ये था कि जब पाक ज़मीन पार्टी, जब मुस्तफ़ा भाई आए और उसके कुछ दिनों बाद ये पाक ज़मीन पार्टी बनी, जो तज्ज़िये और तबसरे हमारे मुल्क के नामवर तोपची साफ़ियों ने दिए, बदकिस्मती से हुआ ये कि आपसे नहीं भाई, माज़रत के साथ कि उनके जब तज्ज़िये और तबसरे नाकाम हुए सूरत में कि उन्होंने कहा था कि भाई 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि शहर के अंदर बड़ा कत्ल खून देखते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक पत्थर नहीं टूटा और आज 2 साल कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस दावे पे तो नहीं जाते कि भाई उनके कि भाई छोटी हैं बड़े। बहरहाल हमने अपने आप को मनवा लिया। पाकिस्तान की कई 100 सियासी जमातों में से आज अगर मैं यहाँ पर बैठ के अपनी पार्टी के नज़रियात पे बात करूँ तो इट्स मीन कि आपने, दीगर लोगों ने मुझे एडमिट किया, मुझे तस्लीम किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे रहा है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ देख लें कि आप जिन हालात के अंदर वो जिस तरह के एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर रहा है, ये सिर्फ अल्लाह का निज़ाम है। मैं समझता हूँ कि हमारी इसमें कोई कारीगरी नहीं है कि वो लोग जो एक बड़े नज़रिए की बात कर रहे थे, जो मेयर अपना होने की बात कर रहे थे, मेयर तो अपने ने क्या चूना लगाया हुआ है शहर के मरदमशुमारी के अंदर। आप देखें कितना बड़ा हाथ हो गया है शहर के साथ, हल्का बंदियों पर। और ये सब कुछ उस वक्त हो जब ये सब हुकूमत में होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपोजिशन में बैठे हुए हैं। मरदमशुमारी में मेयर इनका था, अब ये अपना नई हल्का बंदियों पर वो बहुत सारे लोग इसके ये किधर थे। आज अब ये कह रहे हैं कि कमर कस ली जाए। आप देखें एक ग्रुप के सरबराह कह रहे हैं जो न्यू दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आज वो पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, इस पर भी सलाम किया जाए। तो जो आप कह रहे हैं कि वो लोग मिला रहे हैं, उनको चाहिए उधर देखें कि भाई वो कौन सा आदमी क्या कर रहा है वो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ जा रहे हैं। बड़ी पुरुम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें जिस तरह से कामयाबियाँ दे रहा है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में नेशनलिज्म पर अभी तक सियासत नहीं हुई है। लोग बहुत अच्छे पाकिस्तान के हैं, एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल इस शहर में उसने ये काम करके साबित किया हुआ है कि वो एक ईमानदार शख्स है।
اور اگر اس کو آپ دوبارہ سے انتخاب کریں گے، اس کو دوبارہ سے منتخب کریں گے، تو وہ نہ صرف صوبے کے لیے بہتر ہوگا بلکہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ تردید یا تائید آپ فرمائیں گے، کہ انضمام کے بجائے اتحاد کیا جائے گا اور سب مل کر کے ایک پتنگ کے انتخابی نشان پر اپنا الیکشن میں جائیں گے تاکہ مہاجر عوام کو لیور کیا جا سکے، اردو بولنے والوں کا اعتماد دوبارہ سے حاصل کیا جا سکے۔ دیکھیں عارفین بھائی، یہ تو سارے ان لوگوں کے نظریات ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ تباہ ہو جائیں، کراچی شہر کی تعلیم تباہ ہو گئی، کراچی شہر کا روڈ انفرا سب تباہ ہو جائے، ہاسپٹل تباہ ہو گئے، ہر چیز میں پیچھے چلے گئے۔ لیکن کچھ لوگوں کی سیاست چل رہی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس اس نام پہ میں سیاست کرتا رہوں۔ آج میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آج آپ نے کتنے بچوں کو CSS کے ایگزام میں پاس کر ہماری سول بیوروکریسی میں ڈالا؟ 14 سال گورنر صاحب اس ادارے کے سربراہ رہے، سندھ پبلک سروس کمیشن کے سربراہ عشرت العباد صاحب رہے۔ آج ان کو مہاجر قوم اس وقت یاد آ رہی ہے جب آپ کے پاس اس وقت تک کتنے بچوں کو آپ نے اس لائن پہ ڈالا، کتنی نئی یونیورسٹیز بنائیں۔ عشرت العباد کو ایک نام ضرور یاد تھا، روزنامہ ایکسپریس کی خبر ہے، آخری لائن میرے مطلب کی تھی، میں نے آپ کے لیے نکال کے رکھا، ملزم کو، رئیس مما کو سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے بھی رہا کرایا تھا۔ گورنر کا کام یہ رہ گیا ہے کہ ایک اس قسم کے ہینیس کرائمز میں ملوث ملزم کو اور رہا کرائے، اور اس کے بعد وہ گٹار بجائے نیشنل اسٹیڈیم میں، اور اس کے بعد ٹاٹا بائی بائی کر کے دبئی۔ تو ہمارے ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے سر، ہمارے ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ضرورت کے تحت ہم جمہوریت کے نام پر اس ملک کے ساتھ سنگین مذاق کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود کہ MQM را سے فنڈڈ ہے، خالد مقبول صدیقی صاحب را کے پروگرام میں پاکستان کی ایسی تیسی کر آ کر یہاں پر پاکستان میں آج پاکستان پر سیاست کر رہے ہوں، ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ سوال $1 ملین کا مجھ سے نہیں، اس ملک کے اداروں سے، اس ملک کے الیکشن کمیشن سے ہے کہ تم اس وقت کہاں سو رہے ہوتے ہو کہ جب یہ لوگ پارٹی انرول کرا رہے ہوتے ہیں۔ میں اگر چلا جاؤں، مجھ سے 10 طرح کے سوال کریں گے، ایسا ہے اور ویسا ہے۔ وہ آدمی جو علل اعلان پاکستان کی ایسی تیسی کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کو سیاست کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ میں یہ پوچھتا ہوں 22 اگست کے بعد آج اگر آپ یہ جو الیکشن کمیشن جتنا فعال ہو گیا، کیا 22 اگست کو فعال نہیں ہو سکتا تھا جب الطاف حسین نے، جس کی یہ پارٹی ہے رہے گی، MQM نام ہے الطاف حسین کا، کتنی اس کی تقسیم کر دی جائے، یہ پتنگ رہے گی الطاف حسین کی۔ اس کا رہنا، اس کا مقصد ہے کہ اس ملک میں، اس ملک کے سب سے بڑے شہر میں را کو آپریٹ کرنے کا آپ دوبارہ سے اس کو آکسیجن فراہم کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی تقسیم MQM کے نام پہ کریں گے، آپ کو ایک نہ ایک دن الطاف حسین کو اس کی صورت میں واپس لا کے دینا ہوگا۔ اگر آپ یہ جو بات آپ خالد مقبول صدیقی کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ تو خالد مقبول صدیقی تو کہہ رہے ہیں کہ شہری عوام کو اگر حقوق نہ ملے تو ہم احتجاج کریں گے، وہ تو اتنی عوام دوستی کا ثبوت دے رہے ہیں اور آپ اتنا بڑا چارج۔ میں آج وہ دوبارہ انہوں نے کہا نا کہ ہم احتجاج کریں گے، تو بھائی جب یہ احتجاج، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت احتجاج کیوں نہیں کیا؟ آج کہہ رہا کہ ہم نے کمر کس لی ہے، اب آپ بھی کمر تو کسے ہوئے 32 سال سے ہمارے شہر کے لوگوں نے کمر کسی ہوئی ہے، آپ کو سب کچھ دے دیا، 20,000 نوجوان دے دیے، ووٹ دے دیا، اربوں روپے کی کھالیں دے دی، اربوں روپے کی فطر زکوٰۃ دے دی، اب اور کیا لینا چاہتے ہیں؟ 10 دفعہ آپ کو الیکشن میں جتوا کے آپ کو سینٹ میں ہر ایوان میں پہنچا دیا، اب اور کیا لیں گے شہر کے لوگوں کو؟ اور مزید کتنی جانے چاہیے؟ اور خدا کے واسطے اس منفی سیاست کو ختم کیجئے، شہر کو کوئی ریلیف فراہم کرنے میں کوئی مددگار ہو سکتے ہیں تو آپ یہ، ورنہ تو لوگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر کے الیکٹرک شہر کو لوٹ رہا ہے، آپ اس سے ڈیل کر کے پیسے لے رہے ہیں، لوگوں کو احتجاج کرنے سے روک رہے ہیں، یہ ساری پیسے تو بات کی بات ہے، بھانجے بھتیجوں کی نوکری بھی تو ہے۔ سر، ایک پروگرام کے بالکل اختتامی مراحل میں آ چکے ہیں، ایک خبر ہے ایک اخبار کی جو آپ سے زیادہ ہی کچھ خوشگمانی مبتلا ہے یا بدگمانی میں، کمال کی لانڈری میں رئیس مما کو بھی دھونے کی تیاری۔ حماد صدیقی کی مخبری پر گرفتار ٹارگٹ کلر نے متحدہ دہشت گردوں کے خلاف معلومات اگل دیں، تردید یا تائید کا حق آپ کو حاصل ہے۔ عارفین بھائی، میں اس میں سب سے بنیادی بات کہوں گا، دیکھیں ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ میرا چیئرمین سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب جس طرح دیگر ملک کے صوبوں میں جہاں آپریشن ہوا ہے وہاں پہ کیڈٹ کالج کھولیں، وہاں کے لوگوں کو معافی کا دیا، وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ معافی کے دے رہے ہیں، تو کراچی شہر کے بچوں کو بھی دیکھیں، جب تک اس طرح کے حالات رہیں گے، یہ بچے بالکل میں جب تک دیکھیں یا تو انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، میں اس کے آڑے نہیں آؤں گا، لیکن اگر آپ انصاف بھی نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں، در بدر پھر رہے ہیں، ان کے ساری فیملیز الطاف حسین کے لیے فیول ہے۔ ہمیں اس ملک کا استحکام عزیز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے استحکام کے لیے اگر آپ فاٹا کے لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، آپ بلوچستان کے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ بالکل کلوزنگ لمحات ہیں، یہ مجھے بتائیے کہ کیا پی ایس پی حماد صدیقی کے بعد اب رئیس مما کا بھی دفاع کرے گی؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں
میں دفاع پہ اس وقت آؤں گا کہ جب میں دیکھوں گا کہ یہ عدالت کھڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ میں کسی کے پیچھے نہیں جا رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح نواز شریف صاحب کے لیے فیئر فری ٹرائل ہو رہا ہے، اس طرح حماد صدیقی کے لیے بھی ہو، اس طرح رئیس کسی کے لیے بھی. میں کسی پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مجرم ہے اس کے پیچھے کروں، نہیں سر، میں یہ چاہتا ہوں کہ انصاف ہو، عدل کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ پورے، میں کسی کے پیچھے نہیں. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیق اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بشرط زندگی، فی امان اللہ.